Hello learners, how are you? This is Yash and welcome back to City Point. So what is our today's agenda of today's session? First of all, in the last session we learned about what? In the last session we learned about the moods of a verb. We learned about the definition of a mood of a verb and some examples of moods of different kinds of moods of a verb. So what we have to do in today's session, we have to continue the same and in its parts, है ना. हमें मूड्स के पार्ट्स करने हैं आज. सो हमने कुछ कल भी किए थे और आज जो हम करेंगे मूड का पार्ट दैट इज सबजंक्टिव मूड. तो आज के सेशन में हम सबजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे. एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस सेशंस बिकॉज इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देम ऑल सो इट वुड बी लाइक हैम्पर फॉर यू. ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज. जो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सबजंक्टिव मूड. सबजंक्टिव मूड समझने से पहले यू मस्ट नो मूड क्या होता है, और मूड पढ़ने के लिए, समझने के लिए यू हैव टू वॉच द प्रीवियस सेशन ऑफ अ मूड ऑफ अ वर्ब. तो मूड ऑफ अ वर्ब क्या होता है, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. मूड ऑफ अ वर्ब क्या होता है? व्हेन you are able to make a variety of sentences using different kinds of moods of verb. Like when you have to express, आपको express करना है क्या? अपना emotions, अपना feeling, अपना anger, condition. तो उस केस में आप जो भी sentences बनाते हो उसमें different kind of mood of a verb को use करते हो. ठीक है, तो मैंने आपको definition, some example, some types भी बता दिए थे. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम उसको आगे लेके जाएंगे विद द subjunctive mood. Subjunctive mood is very important. ठीक है, पहले जो करा था वो भी important था, but some variety of questions and a good number of questions have been seen in the exam, in the SSC examination from this topic. सबजंक्टिव मूड में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, SSC एग्जामिनेशन में. तो ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाएगा. ठीक है, तो सबजंक्टिव मूड पढ़ने से पहले आपको मूड का पता होना चाहिए. मूड क्या होता है वर्ब का मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था. तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अ मूड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश. ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि आपको एक्सप्रेस करना होगा अपना विश, कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, पर्पस और सपोजिशन. सपोजिशन मैंने आपको बताया था. सपोजिशन होता क्या है? सपोजिशन इज अ नोशन, है ना, अ थॉट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फैक्ट, है ना. और उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरियल और अनफुलफिल्ड कंडीशन. मतलब व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस और शो अ कंडीशन विच इज अनलाइकली टू हैपन. ठीक है, तो मतलब जो इम्पॉसिबल है या अनलाइकली टू बी पॉसिबल है, ठीक है, होना, उसे उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबजंक्टिव मूड में. मतलब जाहिर सी बात है, एक रियल होता है, एक अनरियल होता है. रियल कंडीशन विच इज एक्चुअली हैपनिंग, और अनरियल, ठीक है, जो इमेजिनरी रह जाती है. तो अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी डेफिनेशन को एक बार देख लो कि भाई मैं समझाना क्या चाहता हूँ. उसके बाद वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सबजंक्टिव मूड एक्चुअली में होता क्या है. और जो सबजंक्टिव मूड होती है उसके साथ ये कुछ वर्ब्स आपको दिख जाएगी, मे, माइट, वुड, शुड, एटसेट्रा. ठीक है, तो सबजंक्टिव मूड के बारे में अभी ये ध्यान रखो, जो मूड की डेफिनेशन होती है ऑलमोस्ट वही इसकी डेफिनेशन है. वाई? बिकॉज ये उसी का पार्ट है, मूड ऑफ अ वर्ब का पार्ट है. तो अगर आपको एक्सप्रेस करनी हो विश, पॉसिबिलिटी, पर्पस, सपोजिशन और अनरियल और अनफुलफिल्ड कंडीशन, तो आपको सबजंक्टिव मूड का यूज का मतलब आएगा, काम में आएगा. और इसमें जो वर्ब्स हैं, इस तरह की वर्ब्स आपको देखने को मिल जाएगी. अब हम सीधा जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. तो दो तरह के सबजंक्टिव मूड होते हैं, इसमें ही पार्ट्स हैं. पहला होता है प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड और दूसरा होता है पास्ट सबजंक्टिव मूड. प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड पहले पढ़ेंगे. ठीक है, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड क्या होता है? द मूड ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑर्डर. मतलब व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस और इंडिकेट एन ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर दे रहे हो किसी को, ठीक है, या वर्ब के फॉर्म में आप ऑर्डर को यूज कर रहे हो. मतलब ऑर्डर भी एक तरह का वर्ब होता है, ठीक है, उसको यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर. डिजायर, इच्छा, डिमांड, रिकमेंडेशन. ठीक है, तो ये सारी अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सारी कंडीशंस और दीज फैक्टर्स को आप यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो आपको सबजंक्टिव मूड की जरूरत पड़ेगी. जो सबजंक्टिव मूड होता है वो ज़्यादा फॉर्मल होता है इन इंग्लिश कंस्ट्रक्शन के अंदर. ठीक है, और जो भी सबजंक्टिव मूड होता है उसके अंदर आपको दैट क्लॉज देखने को मिलेगा. अभी के बारे में ये ध्यान रखो. ठीक है, तो सबजंक्टिव मूड आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यूज करना है, तो उसमें आपको क्या क्या वैरायटीज मिलेगी, आपको फैक्टर्स मिलेंगे, ऑर्डर, डिजायर, डिमांड, रिकमेंडेशन. उसमें आपको सेंटेंस के अंदर दैट मिलेगा. दैट क्लॉज का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ये सेंटेंस है तो यहाँ पे आ गया दैट, और एक ये सेंटेंस है, यानी कि दोनों जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं यूजिंग दैट. तो सबजंक्टिव मूड में आपको दैट देखने को मिलेगा. उसके बाद है, हाँ, आपको ये वर्ब्स देखने को मिल सकती है, आस्क, इंसिस्ट, एडवाइज, सजेस्ट, डिमांड, ऑर्डर. मैंने आपको बताया था ना ऑर्डर, उसके बाद रिक्वायर, रिजॉल्व, रिकमेंड, एटसेट्रा. मतलब सिंपल सी बात है, दोबारा से बता देता हूँ. अगर आपको कोई सेंटेंस दिखा हुआ है, मिल रहा है, सेंटेंस है आपके आगे, और सेंटेंस के अंदर ये कुछ आपके सामने वर्ब्स दिख जाती है, ठीक है, ये सारी वर्ब्स आपको दिख जाती है, और उस सेंटेंस के आगे दैट क्लॉज है. ठीक है, दैट क्लॉज का मतलब दैट है, उसके बाद एक और क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो वो सबजंक्टिव मूड है, और वहां पे सबजंक्टिव मूड के रूल्स अप्लाई होंगे. ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो. और जब हम एग्जांपल्स करेंगे
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज करो कि ये हो गया आपका एक सेंटेंस, यहाँ पे कोई भी वर्ब है लाइक आस्क, ठीक है, जैसे आस्क मैंने ले लिया, उसके बाद आपको दिख रहा है दैट, ठीक है, दैट दिख गया, उसके बाद एक नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब नए क्लॉज में अगर कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, कोई वर्ब आ रही है, तो वो केवल किस फॉर्म में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, जैसे कि जिसे बोला जाता है बेस फॉर्म होगी। यानी कि जो सबजंक्टिव मूड है उसका रूल ये कहता है कि सबजंक्टिव मूड में दैट क्लॉज के बाद जो मतलब दैट के बाद जो क्लॉज आएगा उसमें क्या होगा, बेस फॉर्म यूज होगी हमेशा, वेदर द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मुझे पता है हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर द कैंडिडेट्स। वाई? बिकॉज इसमें जो है थोड़े से अटपटे रूल होते हैं। अटपटे मतलब यहाँ पे जैसे आपको वर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, वर्ड देखने के लिए मिल जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ड्स का यूज होता है पास्ट में, लेकिन यहाँ पे वर्ड देखने को मिल जाएगा, प्रेजेंट में भी आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज वाई समटाइम्स इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर द कैंडिडेट्स हु आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को थोड़ा धीरे धीरे समझाना जरूरी है। तो अभी के लिए अगर ये भी स्लाइड समझ में नहीं आई है तो फॉरगेट इट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये सब समझा दूंगा जो भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अब क्या है, पहला वाला रूल, सॉरी पहला वाला एग्जांपल आपके सामने है। इन दिस क्रिमिनल, अच्छा ये है इन दिस क्रिमिनल केस होगा, ठीक है, यहाँ पे केस गायब है, तो इन दिस क्रिमिनल केस इसको ध्यान रखना। इन दिस क्रिमिनल केस, गिव मी अ मोमेंट, इन दिस क्रिमिनल केस इट इज इंपैरेटिव दैट ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है। आपको अगर ये फर्स्ट टाइम देखोगे ना, इफ यू डिड नॉट नो अबाउट दी सबजंक्टिव मूड, आपको ये सेंटेंस जो पहले लिखा हुआ है सही लगेगा, बट एक्चुअली मेड इज रॉन्ग। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब की गलती है, रिमेन्स की। आपको पता है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट है, आपको पता है ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सेंटेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस ई एस या आई ई एस लगता है, तो यहाँ पे रिमेन के साथ एस लगा हुआ है, तो ये सही है। लेकिन एक्चुअली में ये सबजंक्टिव मूड का पार्ट है, सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम रॉन्ग। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिमेन्स क्या आएगा, रिमेन आएगा, ठीक है, तब जाके स्टेटमेंट पूरी करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि सबजंक्टिव मूड कहता ही यही है। सबजंक्टिव मूड कहता है कि इफ यू आर यूजिंग सम वर्ब्स एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है, अगर इस तरह की वर्ब्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, आस्क, इंसिस्ट, एडवाइज, सजेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, रिक्वायर, रिजॉल्व, रिकमेंड, ठीक है, एटसेट्रा, और भी होती है, बड़ी कॉमन है, इनको ध्यान रखना। और उसके बाद आपको दैट दिखता है, क्या दिखता है, दैट दिखता है, दैट के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, नया क्लॉज स्टार्ट होता है, तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो केवल और केवल कौन सी फॉर्म में होगी, वो केवल और केवल, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, गिव मी अ मोमेंट, वो केवल और केवल बेस फॉर्म में होगी, पता नहीं मैंने लिखा था, बेस फॉर्म में यूज होगी। बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो, केवल और केवल दैट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो इंपैरेटिव लिखा हुआ है, तो इससे पता लग रहा है जो सबजंक्टिव मूड में रिक्वायरमेंट होती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, कंडीशन को एक्सप्रेस करने की, वो यहाँ पे इंपैरेटिव के थ्रू बताया जा रहा है। उसके बाद आ गया है दैट, तो मैंने आपको बताया था सबजंक्टिव मूड में दैट के बाद जो क्लॉज होगा उसमें जो भी सब्जेक्ट आएगा वो मैटर नहीं करता, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस हैज बिकम रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। द कैबिन क्रू एडवाइज दैट ईच पैसेंजर फैस्टन्स हिज और हर सीट बेल्ट, ठीक है। ये गलत क्यों हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये एक सबजंक्टिव मूड का सेंटेंस है। इसमें क्या है कि भाई यहाँ पे दैट क्लॉज आ रहा, ठीक है, यहाँ पे एडवाइस आ रहा, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था कि वर्ब पहचानो, वर्ब एडवाइस, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी एडवाइस होगी, ठीक है, ये रहा एडवाइस है ना, एडवाइस वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दैट आना चाहिए, ठीक है, दैट आ गया, ठीक है, दैट आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब होगी वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। सो दैट इज वाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, बेयर फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस ई एस आई ई एस की जरूरत नहीं होती, ये जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस सेंटेंस हैज बिकम रॉन्ग। तो ये कैसे यूज होगा, द कैबिन क्रू एडवाइज दैट ईच पैसेंजर फैस्टन, ठीक है। यहां पे मैटर नहीं करता ये सिंगुलर है प्लूरल है, वी नो कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई एस आता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबजंक्टिव मूड का सेंटेंस है, दैट इज वाई आपको सबजंक्टिव मूड का ही रूल फॉलो करना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, इफ यू गॉट इट सो वी विल मूव फॉरवर्ड। और एग्जांपल्स, वी सजेस्ट दैट फ्रेड लीड द एंटायर
टीम। अब देखो वही हो गया ना, सजेस्ट भी एक वर्ब आ गई, ठीक है, सजेस्ट वर्ब आ गई। तो कुछ वर्ब्स है, अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, सब्जेक्टिव मूड के क्वेश्चंस को बार बार करोगे, तो वो जो वर्ब्स है आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि ये वर्ब्स आ जाती है, तो वो सब्जेक्टिव मूड का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद दैट आएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो केवल बेयर फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम करेक्ट, ठीक है। और अगर दैट से पहले जो टेंस आ रहा है वो प्रेजेंट है या पास्ट है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर ये प्रेजेंट में है तब भी यहाँ पे बेयर फॉर्म रहेगी, अगर ये पास्ट में है तब भी ये बेयर फॉर्म रहेगी। जैसे यहाँ पे देख लो, वी सजेस्टेड, अभी ये क्या है ये सजेस्टेड है, तो प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, फिर भी वर्ब चेंज नहीं होगी, फॉर्म चेंज नहीं होगी। वी सजेस्टेड दैट फ्रेड बी चोजन टू लीड द एंटायर टीम, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या किया है, यहाँ पे फ्रेड के बाद बी चोजन लिखा हुआ है। यहाँ पे बी चोजन क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको मेन वर्ब देखनी है, हमें एक्चुअली में इस वर्ब पे ध्यान रखना है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन केस ऑफ द सब्जेक्टिव मूड सेंटेंस, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलो अब ये वाला देखते हैं, द मीटिंग डज नॉट रिक्वायर दैट शी इज प्रेजेंट, ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्टिव मूड में वॉज, वर, इज, एम, आर का कोई रोल नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस में जो दैट क्लॉज होता है उसके बाद जो वर्ब, यानी दैट क्लॉज में जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, बेस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और बेस फॉर्म में होनी चाहिए का मतलब क्या है, उसमें टू बी वर्ब्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि दैट के बाद कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आएगा। यहाँ पे इज है तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी भी क्या होता है, एक तरह का टू बी वर्ब का पार्ट होता है, तो हम बी का यूज करते हैं सब्जेक्टिव मोड में, इज, एम, आर, वॉज, वर का नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सो दैट इज वाई ये सेंटेंस गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर वर्ब आ गई है, ठीक है, रिक्वायर वर्ब के बाद दैट आ गया, तो इससे ही पता लग गया कि ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का सब्जेक्टिव मोड है। सब्जेक्टिव मोड में आपको ये ध्यान रखना है दैट क्लॉज में इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आता है, उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू बी वर्ब्स आपको केवल बी यूज करना है, बी, ठीक है, बी लिख दो, ठीक है। द मीटिंग डज नॉट रिक्वायर दैट शी बी प्रेजेंट, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको सेंटेंस जो ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। लाइक समबडी, इफ आई हैव टू से कि भाई कोई ब्यूटीफुल लड़की है, तो मैं ये कहूंगा शी इज ब्यूटीफुल, मैं ये नहीं कहूंगा शी बी ब्यूटीफुल, है ना। तो मुझे पता है कि ऑकवर्ड सेंटेंस लग सकता है, बट सब्जेक्टिव मोड में यही रूल है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि हाउ आई एम टेलिंग यू। चलो उसके बाद है लास्ट, इट वॉज सजेस्टेड दैट ही वेट आएगा या वेट्स आएगा टिल इवनिंग। अब बताइए, ठीक है, यहाँ पे पास्ट हो गया, तो पास्ट और प्रेजेंट से कोई मतलब ही नहीं है, दैट से पहले कोई भी टेंस बन रहा हो। दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद केवल और केवल क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेट्स नहीं आएगा, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट, बहुत बार हर एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप अब समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है, आगे है सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव मूड का, द पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पहले में क्या था, द प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, अब है द पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इसका मतलब क्या हो गया, लेट मी टेल यू। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक्सेप्ट टू बी एंड, वही है, ठीक है, वही है। अब देखो प्रेजेंट वाले में क्या था, प्रेजेंट वाले में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दैट के बाद, है ना, दैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। लेकिन जो पास्ट सब्जेक्टिव मोड होता है उसके अंदर क्या दिखेगा, आई विल बी टेलिंग यू विद द एग्जांपल्स, ठीक है। अगर वहां पे टू बी वर्ब की जरूरत है, ठीक है, टू बी वर्ब की जरूरत है, यानी कि इज, एम, आर और वॉज, वर, ठीक है, वॉज, वर, तो वो इज, एम, आर, वॉज, वर तो कभी भी नहीं आता है किसमें, सब्जेक्टिव मोड में, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी नहीं आता है दैट के बाद, आई मीन, ठीक है। और इनकी जगह अगर प्रेजेंट होगा तो इनकी जगह आएगा बी, अगर पास्ट होगा तो इनकी जगह आएगा वर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे आई विश आई वर एन एक्टर, आई विश आई वर एन एक्टर, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर का यूज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वर, ठीक है, वर के प्रेजेंट के कारण, ठीक है, यहाँ इसको बोला गया है द पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। अब पास्ट सब्जेक्टिव मूड में भी पार्ट्स हैं, व्हेन इट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जब आप प्रेजेंट में ही बात कर रहे हो पास्ट की, या पास्ट में बात कर रहे हो प्रेजेंट की, ठीक है, इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो एग्जांपल्स को। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, लेट मी टेल यू विद द एग्जांपल्स, ठीक है। मुझे पता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर गिव मी अ मोमेंट। देखो आई विश आई वर एन एक्टर, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मतलब बताओ क्या है, क्या लगता है यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, आई विश आई वर एन एक्टर, ठीक है, समझ में आया, आपने अपनी तरफ से मतलब ट्राई किया, मैं बता देता हूं। इसका मतलब है काश मैं एक्टर होता पास्ट वाला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो गई, ये इसका मतलब ये है काश मैं एक्टर हूं, ठीक है, यानी कि ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, ठीक है।
यहाँ पे लिख भी रखा है, इट मीन्स आई एम नॉट एन एक्टर, मैं प्रेजेंट में एक्टर नहीं हूँ, बट आई जस्ट विश, यानी कि अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी बची है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा जो है पास्ट की बात कर रहा हूँ या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, ठीक है, मैं ये प्रेजेंट मोमेंट में बता रहा हूँ अपनी इच्छा को। आई विश आपको दिख रहा है, आई विश से क्या पता लगा, आई विश से पता लगा कि ये जो है प्रेजेंट सिनेरियो है, ये क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो, आई विश से ये पता लगा, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी इच्छा बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ, ठीक है। आई वर एन एक्टर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई एम एन एक्टर लिखता ना तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि वो सेंटेंस बनता ही नहीं। जब भी आप इच्छा करते हो ना, इच्छा करते हो, तो वहां पे हमेशा वर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वर का यूज करोगे, ठीक है। आई विश आई एम एन एक्टर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो सेंटेंस नहीं बनेगा। उसका मतलब होगा काश मैं एक्टर हूं, ऐसे तो बनेगा नहीं। आप बोलना चाहते हो काश मैं एक्टर होता, ठीक है, यानी कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो उस केस में आप इमेजिनेशन को कैसे शो करते हो? विद द यूज ऑफ पास्ट सबजंक्टिव मूड। यहां पे वर क्या है? वर के कारण ही इसको पास्ट सबजंक्टिव मूड बोला गया है। तो वर आप क्यों यूज कर रहे हो? ताकि एक ऐसी कंडीशन आप बता सको जो आपके प्रेजेंट में आप हो ही नहीं उस कंडीशन में इन्वॉल्व, ठीक है। तो वर का यूज इसलिए है। अगर मैं वर की जगह एम का यूज करता तो उसका मतलब तो ये हो जाता मैं एक्टर हूं, बट एक्चुअली यू आर नॉट एन एक्टर और आई एम नॉट एन एक्टर, ठीक है। तो वर का यूज क्यों करते हैं हम विश में? ठीक है, ये बताने के लिए करते हैं क्योंकि वो जो प्रेजेंट एक्शन है, वो प्रेजेंट मोमेंट है, स्टेट ऑफ बीइंग है मेरा, वो एक्चुअली में है ही नहीं। आई एम जस्ट डिजायरिंग टू गेट दैट बीइंग, है ना। तो आई विश आई वर एन एक्टर का मतलब क्या हो गया? काश मैं एक्टर होता, एक्चुअली में हूं नहीं मैं, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, ठीक है। तो इसलिए यहां पे वर लगा है और वर के कारण ही इसका नाम दे दिया गया है पास्ट सबजंक्टिव मूड, ठीक है। और देखो ये देख लो, ही विशेज ही हैड लैम्बोर्गिनी। अब इस केस में यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई काश मेरे पास, नहीं सॉरी, वो चाहता है या वो इच्छा करता है कि उसके पास लैम्बोर्गिनी हो। अब इस केस में ही हैड लैम्बोर्गिनी क्यों लगाया है? ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई उसके पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज लैम्बोर्गिनी, ठीक है, इतना बड़ा मैंने लिख दिया है, ही हैज लैम्बोर्गिनी। मैं बोलना चाहता हूं उसके पास लैम्बोर्गिनी है। लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूं कि उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, तो थी के लिए क्या बोलूंगा? ही हैड लैम्बोर्गिनी, ठीक है, उसके लैम्बोर्गिनी थी उसके पास, ही हैड लैम्बोर्गिनी। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि वो इच्छा करता है कि भाई उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, तो हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। इच्छा करता है, उसके पास एक्चुअली में हूं है नहीं, तो आप विश को या ऐसी कंडीशन को जो एक्चुअली में आपके पास है नहीं, एक्चुअली में आप वो हो नहीं, वो आप कैसे दिखाते हो? पास्ट फॉर्म में दिखाते हो। तो इसलिए जो है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज होता है टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर कंडीशन विच यू आर एक्चुअली नॉट इन, ठीक है, आप जिसमें हो नहीं, ठीक है। तो इसलिए पास्ट सबजंक्टिव मूड का यूज होता है। उसमें प्रेजेंट टाइम का रोल क्या है? प्रेजेंट टाइम का मतलब आप इच्छा जो कर रहे हो प्रेजेंट में कर रहे हो, वो आप इच्छा जो कर रहे हो प्रेजेंट में कर रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है और आप इमेजिन कर रहे हो कि काश ये मेरे पास हो, काश मेरे पास ये वो हो, ठीक है। तो वर का यूज कब करते हैं? वर का यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब में, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब की तरह। मतलब काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, तो वर का यूज होगा। और जब पास की बात हो, जब पास मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, तो आप हैड का यूज करते हो। जैसा कि आपको पता है हैज हैव हैड किस लिए यूज होता है? पोजेशन के लिए आता है, ठीक है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हमें एक्चुअली में ये दिखाने की जरूरत होती है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में कि भाई ये एक्चुअली में जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है नहीं, यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि भाई ऐसा होता। तो ऐसा होता के लिए वो कंडीशन दिखाने के लिए आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करना होता है। और सभी वर्ब्स को जो दैट के बाद आती है या विश के बाद आती है उसको आपको पास्ट में यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये दिखाने के लिए एक्चुअली में वो कंडीशन ना ही पास्ट में थी ना ही प्रेजेंट में है, यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि ऐसा होता, ठीक है। आई होप इस स्लाइड पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी है। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है? दोबारा से वॉच करनी है वीडियो ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। When it refers to the past time, इसका मतलब क्या हो गया? भाई आप पास्ट टाइम में रेफर करते हो, यानी कि अभी मैंने मैंने आपको बताया था कि when you wish in a past moment, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। मैंने अब तक आपको बताया था कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में विश करते हो कि भाई यह होता वो होता, लेकिन अब जो है पास्ट में आप विश कर रहे थे, ठीक है। जैसे हाँ देखो, पास्ट में विश कर रहे थे क्या मतलब? इसका मतलब कि ये आपके पास वो एक्चुअली में खत्म हो गया है, क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट में क्या था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। प्रेजेंट में क्या था? अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आई विश आई वर एन एक्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, वो ये बोल रहा है कि काश मेरे पास वो जो अपॉर्चुनिटी एक्टर बनने की वो दोबारा होती नहीं। ये अभी प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी इसके पास स्टिल हैव, है ना। लेकिन अब है पास्ट वाला। पास्ट वाले का मतलब क्या हो गया कि भाई उसने कोशिश करी थी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है और वो अपने एक्चुअली पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, काश मैं पास हो जाता, काश मैं अच्छे नंबर लिया था, इस तरीके से हम बोलते हैं,
ठीक है। आई विश आई हैड लर्न फ्रेंच टुगेदर विद इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अच्छा सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई विश है यानी कि प्रेजेंट में बात कर रहा है, लेकिन अब जो भी विश कर रहा है वो उसके हाथ से चली गई है। आई हैड लर्न, हैड आ गया है, हैड आ गया है, ठीक है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ पे क्या था, सिंपल पास्ट था, यहाँ पे क्या था, सिंपल पास्ट था, है ना, वर एन एक्टर, सिंपल पास्ट था, यहाँ पे हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट था, ठीक है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया, ये वो विश शो करता है जो अभी आपके हाथ में है या हो सकती है, लेकिन अगर आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है, ये है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यानी कि अब वो अपॉर्चुनिटी यू हैव लॉस्ट, अब वो दोबारा वापसी नहीं आ सकती है। आई विश आई हैड लर्न फ्रेंच टुगेदर विद इंग्लिश, ये कह रहा है कि काश मैंने इंग्लिश पढ़ी होती, सॉरी फ्रेंच पढ़ी होती इंग्लिश के साथ, यानी कि मैंने नहीं पढ़ी और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, ये यही बोलना चाहता है। शी विशेज शी हैड स्टडीड अब्रॉड, अब वो विश करती है प्रेजेंट में कि काश मैंने अब्रॉड में पढ़ाई करी होती, यानी कि अब वो अपॉर्चुनिटी, वो मोमेंट उसके साथ, उसके पास से खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता वो अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, मैं बोलता कि भाई जैसे ही विशेज, जैसे ये मान लो ही विशेज ही हैड लैम्बोर्गिनी, यानी कि ये बोल रहा है काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, यानी कि अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट टाइम में रेफर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैड लैम्बोर्गिनी, ठीक है, यानी कि हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस वाले के लिए मैंने बोला है ना, इस स्लाइड के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उस केस में शी हैड लैम्बोर्गिनी का मतलब क्या हो गया, काश उसके पास, वो विश करती है कि काश उसके पास लैम्बोर्गिनी होती, यानी कि पास्ट में उसको मौका मिला था, शी कुड नॉट बाय दैट लैम्बोर्गिनी, शी कुड नॉट हैव दैट लैम्बोर्गिनी, सो दैट इज व्हाई शी हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों दिखाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए दिखाते हैं ताकि आप वो मोमेंट बता सको व्हेन यू हैड समथिंग एंड नाउ यू डू नॉट हैव, or you could have done something in the past but now you are unable to do that thing, ठीक है। चलो अब इसी वाले पे आ जाते हैं, मैंने ट्रेवर शुदा फ्यूचर टाइम के लिए भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट सबजंक्टिव मूड, पास्ट सबजंक्टिव मूड क्यों यूज करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बताने के लिए जो आपकी प्रेजेंट में है ही नहीं, ठीक है, या इमेजिन कर रहे हो, या ऐसी कंडीशन है जो अनरियल है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो फ्यूचर अगर है, फ्यूचर में भी आपको ऐसी चीज बतानी, काश मेरे पास वो होती फ्यूचर के लिए, तो आपको पता है फ्यूचर क्या होता है, विल होता है, लेकिन हमें तो पास्ट सबजंक्टिव मूड का यूज करना है। पास्ट सबजंक्टिव मूड में सारी वर्ब्स क्या होती है, पास्ट में होती है, तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड यूज होता है इस केस में, तो वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, ठीक है, जो वुड होता है वो विल का पास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए वुड को यूज करेंगे पास्ट सबजंक्टिव मूड के लिए, ठीक है, टू शो दी अनरियल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन, ठीक है। देखो इन दिस केस, हाँ ये मैं ऐसा बता दिया है, रॉनी विशेज ही वुड लिव अप टू 100, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रॉनी विश करता है, यानी कि प्रेजेंट में करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, प्रेजेंट में करता है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में विश कर रहा है कि काश मेरे पास ये हो, यानी कि आने वाले फ्यूचर में। अब अगर यहाँ पे मैं विल लगाऊंगा तो उसका मतलब विल कब यूज होता है, विल होता है कि भाई जैसे मैं ये बन जाऊंगा, आई विल बिकम दिस थिंग। लेकिन अगर मैं विश कर रहा हूँ, आई विश आई वुड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे विश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं विल अगर बोलता, विल का मतलब हो जाए एक्चुअली मैं बन जाऊंगा, है ना, विल का यूज करते हैं जब ट्रू डिटर्मिनेशन हो कि आप बन जाओगे। देखो डिफरेंस है दोनों में, बोलता हूँ कि भाई आई विल बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बन जाऊंगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूँ बन जाऊंगा। लेकिन एक मैं इच्छा रख रहा हूँ, आई विश आई वुड बिकम, ठीक है, आई विश आई वुड बिकम एन ऑफिसर, तो वहाँ पे इच्छा रख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे को पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं इच्छा रख रहा हूँ। तो इच्छा के लिए या ऐसी कंडीशन के लिए विच डज नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंटली नहीं, इन प्रेजेंट मोमेंट होगा, है ना, इन प्रेजेंट मोमेंट, तो उसके लिए आप पास्ट का यूज करते हो, पास्ट सबजंक्टिव मूड का यूज करते हो, तो विल का भी पास्ट बनाना पड़ेगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो ये कह रहा है कि रॉनी आशा करता है कि भाई काश वो 100 साल तक जिए, ठीक है, वुड। शी विशेस शी वुड हैव ट्विंस आफ्टर मैरिज, ठीक है, वो आशा करती है कि भाई उसके शादी के बाद ट्विंस हो, तो वुड आएगा, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रही है ना। एक बार रिवाइज कर देता हूं, प्रेजेंट के लिए क्या था, प्रेजेंट के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, है ना, कहां गया, एक सेकेंड, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट में विश करोगे मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास वो है, अभी भी है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि काश मैं ये हूं, काश मैं वो हूं, तो आप किसका यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट में। अगर आप एक ऐसी कंडीशन बता रहे हो जो एक्चुअली में आपने करी थी बट यू कैन नॉट गेट इट अगेन, यानी कि पास्ट हो चुका है, वो पास्ट हो चुका है, और इमेजिनेशन कर रहे हो आप पास्ट की, काश मैंने एग्जाम दिया था, ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते, वो वाला, ठीक है, लेकिन अब आए नहीं, तो वहां पे आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। अगर अब जो है बात क्या है, फ्यूचर की, यानी कि आप बोलते हो कि भाई काश में ये होता, यानी कि यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी, और काश में होता मतलब फ्यूचर में होता, तो उस केस में आप फ्यूचर में
विल का पास्ट यूज करोगे जो कि होता है वुड। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको पास्ट सबजंक्टिव मूड में केवल पास्ट वर्ब का यूज करना है दैट के बाद या जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उसके बाद, टू शो दैट द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द कंडीशन इज अनरियल और अनफुलफिल्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैंने अच्छे से समझाया आपको, आप यू होप यू आर गेटिंग इट। चलो पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, व्हेन इट रेफर्स टू एन अनलाइकली और लेस प्रोबेबल। हाँ, मैंने आपको वही बता दिया, जब आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जो अनलाइकली है, मतलब कुछ नहीं पता होगी या नहीं होगी, मोस्टली नहीं होती है, ठीक है। लेस प्रोबेबल जिसका क्या है, संभावना कम है। इमेजिनरी सिचुएशन मतलब जो इमेजिनेशन में ही रह गई है, रियल नहीं है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, पास्ट सबजंक्टिव मोड का यूज करते हो। और इस तरह के सेंटेंसेस में आपको बार बार क्या दिखेगा, इफ दिखेगा। इफ क्यों दिखेगा, क्योंकि इफ की हिंदी होती है अगर, और हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, अगर मैं ये होता तो वो होता, अगर मैं ये कर देता तो वो कर देता, ठीक है। तो इसलिए आपको इफ बार बार दिखेगा और एक इफ क्लॉज मिलेगा और आपको एक क्लॉज, दो क्लॉज मिलते हैं और आपको वुड मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको बार बार वर्ड्स दिखेंगे जब आपको किसी ऐसी कंडीशन को शो करना है जो लेस प्रोबेबल हो, जिसकी होने की संभावना कम हो या अनरियलिस्टिक हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल जो है सिंपल है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बताई जा रही है जिसमें क्या है, जो कंडीशन जो है अनरियल हो। इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी आई विल नॉट लेट माई पेरेंट्स डाउन, ठीक है। इसमें कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन नहीं है, इसमें सिंपल बोल रहा है कि अगर ये मेरे को मिलती है अपॉर्चुनिटी तो मैं अपने पापा को या पेरेंट्स को डाउन नहीं होने दूंगा। यानी कि वो डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा है और वो बोल रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन अब ये देखो नेक्स्ट वाला, इफ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई वुड नॉट लेट माई पेरेंट्स डाउन। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब यानी कि अगर आपको इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है, यानी कि पास्ट फॉर्म दिखती है, यानी कि समझ जाना वो पास्ट सबजंक्टिव मूड है और वहां पे एक ऐसी कंडीशन बताई जा रही है जो बस इमेजिनरी है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं अपने पापा को या पेरेंट्स को डाउन नहीं होने देता, ठीक है। ऊपर और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर क्या था, सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मीनिंग भी चेंज हो गया। अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं ये नहीं होने दूंगा, और अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती तो मैं ये नहीं होने देता। दोनों में बहुत फर्क है, एक रियल कंडीशन है, एक अनरियल है, ठीक है। यानी कि पास्ट फॉर्म आप कब यूज करोगे, जब आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है, ठीक है। अब दोनों में पास्ट आया, देखो दोनों में पास्ट आया, इफ के साथ इस वाले वर्ब में भी पास्ट आया, गेट का गॉट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे विल का वुड हो गया है। तो जो पास्ट फॉर्म होती है इन तरह के सेंटेंसेस में, वो पास्ट सबजंक्टिव मूड का पार्ट होता है और वो ऐसी कंडीशन शो करता है जिसमें पॉसिबिलिटी होने की कम हो। थर्ड वाला, इफ वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम वी वुड बोर्ड द ट्रेन। बहुत सिंपल है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बनाते भी हैं कि अगर मैं स्टेशन पे टाइम पे पहुंचा होता तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता, ठीक है। और आपको क्या देखना है, एक बात और नोट करनी है कि भाई कैसे पहचाना कि सबजंक्टिव मूड है, इफ के साथ जो भी वर्ब दिखेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। थर्ड भी होती है लेकिन बेसिकली सेकंड आपको दिखेगी, और जो नेक्स्ट क्लॉज होगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, उसमें जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें केवल वुड दिखेगा। कुड भी होता है बट अभी के लिए वुड ध्यान रखो, ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इफ इट वर संडे, ठीक है, वर आ गया। वर मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई वर भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जब टू बी वर्ब का कंसेप्ट आता है। हम इज एम आर वॉज वर में केवल वर को चूज करते हैं इमेजिनरी कंडीशन दिखाने के लिए। आपको पता है वैसे तो इट के बाद क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, क्योंकि इट क्या सिंगुलर है और वॉज क्या सिंगुलर है, लेकिन वर इसलिए लगाते हैं ताकि ये बता सकें कि ये जो कंडीशन है एग्जिस्ट नहीं करती है अभी के लिए, ठीक है। सो इफ इट वर संडे दे कुड विजिट अस। अगर संडे होता, अगर ये संडे होता तो वो हमारे पास आ जाते, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना वुड भी आता है, कुड भी आता है। अब कुड क्यों आ गया, क्योंकि वो कैन का पास्ट है, यानी कि पास्ट फॉर्म चलेगी ऑल टाइम। चलो नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आप, मैंने आपको बताया ना इफ आपको दिखेगा तो एक तरीका और होता है, आप इफ की जगह कभी कभार वर भी देख सकते हो, हैड भी देख सकते हो, शुड भी देख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम में एरर के फॉर्म में आ जाएगा, आपको है ना इफ की जगह क्या दिखा होगा, वर हैड या शुड देख रखा होगा, और आपको वहां पे उसको अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इफ की जगह ये तीन वर्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसी का मैंने बना दिया है एक, इफ आई वर अ टाइकून आई वुड लिव अ लग्जूरियस लाइफ। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं टाइकून होता, यानी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता, ठीक है, मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीता, ठीक है। अब यहाँ पे इफ की जगह वर लगा दिया, वर आई अ टाइकून आई वुड लिव अ लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, तो ये सही है। शुड ही वर्क हार्ड ही वुड अचीव हिज गोल, ठीक है। अब यहाँ पे इफ की जगह शुड लगा दिया कि अगर वो मेहनत करता तो अपने गोल को पा लेता। हैड ही सफिशिएंट मनी, ठीक है, ही वुड बाय अ कार। अगर उसके पास सफिशिएंट मनी होते या पर्याप्त धन होता तो वो कार खरीद लेता, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हैड।
चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर ई क्या कहता है, व्हेन इट रेफर्स टू अ पास्ट टाइम इंडिकेटेड इन पॉजिटिव। हाँ, कभी कभार आपको क्या दिखेगा, इफ के साथ हैड भी दिखेगा, ठीक है। और जब भी आपको इफ के साथ हैड दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, यानी कि वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जो इम्पॉसिबल है कंप्लीटली, ठीक है, वो हाथ से बाजी निकल चुकी है, ठीक है, और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन चुकी है, मतलब उस पे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अब तुम्हारे पास, ठीक है। अगर इफ के साथ आपको हैड दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, जैसा कि इफ यू हैड लर्न द रिक्वायर्ड मटेरियल यू वुड नॉट हैव फेल्ड द टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम रिक्वायर्ड मटेरियल पढ़ चुके होते तो तुम पास हो जाते, फेल नहीं होते, ठीक है। तो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद हैड आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और आगे भी वुड के साथ हैव आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशन होता है, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड आएगा, ठीक है। इफ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वुड के साथ हैव आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे भी है, इफ आई हैड वॉन्ड यू बिफोर यू वुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक अगेन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने तुम्हें पहले वॉर्न किया होता तो तुम ये मिस्टेक दोबारा नहीं करते, यानी कि अब बात भी हाथ से निकल चुकी है और ये जो कंडीशन है इंपॉसिबल बन चुकी है, इट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, ठीक है। वुड के साथ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो पॉइंट नंबर एफ, व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर एज इफ और एज डू टू इंडिकेट इमेजिनरी कंडीशन। देखो ये दो तरह के फ्रेजेस होते हैं, एज इफ और एज डू, ये भी यूज होते हैं इमेजिनरी कंडीशन को शो करने के लिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, मतलब एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। एज इफ और एज डू कब यूज करते हैं, जब एक ऐसी कंडीशन बताई जा रही है जो अनरियल हो, और ये उसी की तरह यूज होता है जैसे सबजंक्टिव मूड की तरह यूज होता है। और एज इफ एज डू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है ना कि ये जो कंडीशन है ये अनरियल है। शी बिहेव्स हरसेल्फ एज इफ शी वर अ लैंडलेडी। अब देखो यहाँ पे शी के साथ वर आया, क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली में वो कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो लैंडलेडी है ही नहीं, वो मकान मालकिन है ही नहीं। हो पूरे सांस में बोल गया मैं, है ना। शी बिहेव्स हरसेल्फ एज इफ शी वर अ लैंडलेडी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो अपने आप में ऐसा बिहेव करती है जैसे वो क्या हो, एक मकान मालकिन हो, बट एक्चुअली में है नहीं। कैसे पता लगा वो है नहीं, क्योंकि एज इफ लिखा हुआ, और एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है वो वर आ रहा है, वर आ रहा है, ठीक है। तो वर क्यों आता है, ये बताने के लिए जो कंडीशन है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, अनरियल है, वो सच में मकान मालकिन है नहीं, पर वो बिहेव ऐसा करती है कि जैसे वो मकान मालकिन है। चलो पॉइंट नंबर जी, व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर वुड, रादर, हैड, सूनर, हैड, बेटर, ठीक है। ये देखो चार फ्रेजेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। जब एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होता है कैंडिडेट्स को, तो इसमें से ज्यादा एरर बनाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहता है, ठीक है, कि इनको यूज कैसे करना है। वुड रादर, हैड सूनर और हैड बेटर, ठीक है। ये कंपैरिजन करने के काम आते हैं, प्रायोरिटी देने के काम आते हैं, प्रेफरेंस के लिए काम आते हैं। प्रेफरेंस के मतलब आपने सुना होगा कि भाई मैं मरने से बढ़िया, सॉरी, आपने सुना होगा मैं भीख मांगने से बढ़िया, ठीक है, भीख मांगने से बढ़िया मरना पसंद करूंगा, इस तरीके आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या है, प्रायोरिटीज दी जा रही है मरने पे, है ना, कि भाई मरना ज्यादा पसंद करूंगा भीख मांगने से, ठीक है। तो वहां पे इस तरह के आपको फ्रेजेस दिखेंगे, आई वुड रादर डाई देन बेग, है ना। तो ये जो चार फ्रेजेस हैं कब यूज करोगे आप, ये चार फ्रेजेस तब यूज करोगे व्हेन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू गिव समथिंग अ प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देनी हो, ठीक है। अब इनका यूज करने का तरीका होता है, यूज करने का क्या तरीका होता है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि भाई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। वो एग्जामिनर इस तरह के सेंटेंस बना देता है, उन्हें हैड सूनर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, और कैंडिडेट को लगेगा बिल्कुल सही है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट इन फ्रेजेस में नहीं आती है व्हेन यू हैव हैड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये वाला देखो पहले, शी हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ। अब इस केस में तुम्हें पता है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरा फ्रेज है, ये हैड वाला नहीं है, ठीक है। अगर कैंडिडेट को यहाँ पे टोल दिया होता तो वो इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही तो है, लेकिन एक्चुअली में गलत होती है, क्योंकि ये हैड रादर एक तरह का फ्रेज है विच इज यूज्ड डिफरेंटली, ठीक है। शी हैड रादर टेल हिम द ट्रूथ। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि भाई कोई बात होगी, ठीक है, कि भाई वो उसको क्या देना, वो उसको सच्चाई बताना पसंद करेगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज करोगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ध्यान रखना। ऊपर वाला एग्जांपल ये कहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कहता है कि अगर इन चार फेजेस के बाद में अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट दिखता है तो उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। ही वुड रादर, ये आगे एक सेकंड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो इन फ्रेजेस के बाद, लेकिन डायरेक्टली नहीं। इन फ्रेजेस के बाद अगर एग्जैक्टली बाद कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है,
ठीक है, तो ही वुड रादर यू एक्सेप्टेड द अग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है या वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हैड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इन फ्रेजेस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, अगर नहीं आएगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, शी वुड रादर यू एक्सेप्टेड द अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो चाहती है, नहीं सॉरी, ही वुड प्रेफर यू टू एक्सेप्ट द अग्रीमेंट। वो चाहता है कि भाई तुम अग्रीमेंट को इग्नोर ना करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, आई होप ये आपको फॉन्ट्स भी दिख रहे होंगे। चलिए अब है, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, पॉइंट नंबर एच। पॉइंट नंबर एच क्या कहता है, व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर इट इज टाइम। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस और बताऊंगा मैं आपको जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इफ द कैंडिडेट डज नॉट नो। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ये 3 तरह के फ्रेजेस होते हैं। इनका रूल थोड़ा सा अलग होता है, इनका मतलब एक्चुअल में वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इट इज टाइम टू गो, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अब टाइम हो गया है जाने का। लेकिन ये जो एग्जाम में इस तरीके से आएंगी, इनका रूल अलग होगा। इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगती है, क्योंकि एक्चुअली में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, पास्ट फॉर्म कब लगाते हैं, व्हेन यू हैव टू शो अ पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जब आपको ऐसी कंडीशन बतानी हो जो अनरियल हो। तो यहाँ पे भी एक ऐसी कंडीशन शो करते हैं ये फ्रेजेस जो अनरियल है, यानी कि एक्चुअली में टाइम नहीं हुआ, ये बताना चाहते हैं कि अब ज्यादा टाइम हो गया है या टाइम निकल चुका है या तुम लेट हो गए हो कुछ काम को करने के लिए। जैसे इट इज टाइम यू केम बैक होम, अब यहाँ पे केम लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो टाइम निकल चुका है, तुम लेट हो गए हो घर आने के लिए, यानी कि तुम लेट हो गए हो, डिले हो गए हो। ठीक है, योर कमिंग बैक हैज बीन डिलेड। तो अगर आपको नॉर्मली इट इज टाइम दिखता है, ठीक है, तो वहां पे इट इज टाइम के बाद इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू ईट, वो सही है। लेकिन इट इज टाइम के बाद कोई नेक्स्ट क्लॉज आता है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और वो ऐसी कंडीशन शो कर रहा है जो विपरीत है प्रेजेंट कंडीशन से, यानी कि तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो कुछ काम को करने के लिए, एक तरह का कंप्लेंट आपको देखेगी वहां पे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, इट इज टाइम आई रिवाइज माई सिलेबस, यानी कि भाई यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो समझ जाओ कि भाई लेट हो चुके हो तुम सिलेबस रिवाइज करने के लिए। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब हो गया, इट इज टाइम आई रिवाइज माई सिलेबस, देर हो चुकी है ऑलरेडी, मेरे को सिलेबस रिवाइज करना है और ऑलरेडी मैं देर हो गई है मुझे सिलेबस रिवाइज करने में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो पॉइंट नंबर आई भी ये कहता है, पॉइंट नंबर आई में क्या है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, ये वही है जो मैंने ऊपर बताया है। ये क्या है, एक तरह का क्या देते हैं, सजेशन देते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं। ठीक है, कि भाई तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो कुछ काम को करने के लिए, और एक तरह का क्या होता है, कंप्लेंट होती है इन चीज़ों में, इन तरह के फ्रेजेस में, व्हेन समबडी यूजेस दीज फ्रेजेस। देखो स्पोकन में तो बहुत कम यूज होते हैं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, बहुत कम। लेकिन ये जो है रूल है, पर्टिकुलर रूल है, तो ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, और कैंडिडेट को अगर पहली बार देखेगा वो सेंटेंस ये फ्रेजेस, तो वो एक्चुअली में गलत करेगा, पक्का गलत करेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा उसे इट इज टाइम एक प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी सेंटेंस बनने चाहिए प्रेजेंट में बननी चाहिए, बट एक्चुअली इट इज नॉट। आपको रूल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग, ये कह रहा है कि भाई लेट हो गए तुम अर्निंग स्टार्ट करने में, यानी कि तुमको पहले ही अर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक ऐसी कंडीशन बता रहे हैं जो ऑलरेडी लेट है, वो प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट नहीं है वो। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम ही स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, मतलब कि भाई ऑलरेडी लेट हो गया है, उसने दारू या अल्कोहल अभी तक छोड़ा नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक। यस, विद दिस आवर टुडे सेशन इज कंप्लीटेड। आई नो कि भाई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, ठीक है, और इसको समझाने में टाइम भी लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ कैंडिडेट डजंट नो द रूल्स ऑफ सबजंक्टिव मूड, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड एंड पास्ट सबजंक्टिव मूड, द कैंडिडेट कैन गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या पढ़ रहा है, वर्क क्यों आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्क क्यों आ रहा है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वर्क क्यों आ रहा है। तो आता है क्योंकि एक रूल है सबजंक्टिव मूड का, और इसलिए जो है इस पर टाइम ज़्यादा लगता है सबजंक्टिव मूड में, और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो कैंडिडेट को कंफ्यूज कर सकते हैं। सो जो एग्जामिनर होता है दैट इज़ वाई वो चूज़ करता है इन सब टॉपिक्स को टू मेक आ कैंडिडेट कन्फ्यूज्ड, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सब्जेक्टिव मूड को कंप्लीट करा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी लर्निंग ऑक्सिलरी वर्ब, एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड हैव फन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ, एंड बाय बाय।